भारत एक लोकतांत्रिक देश है। यहाँ पर जनता के द्वारा चुनी गई सरकार देश का शासन चलाती है, लेकिन जब देश में कुछ विशेष परिस्थितियाँ पैदा हो जाती हैं, तो राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा भी करनी पड़ती है। भारतीय संविधान में आर्टिकल 352 से 360 तक आपातकालीन उपबंध दिए गए हैं। आपातकालीन स्थिति में केंद्र सरकार सर्वशक्तिमान हो जाता है और सभी राज्य केंद्र सरकार के पूरी तरह से नियंत्रण में आ जाते हैं। आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि इंदिरा गांधी ने भारत में राष्ट्रीय आपातकाल कब, और इससे भी बड़ा क्वेश्चन और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन कि क्यों लगाया गया था। बने रहिए इस वीडियो के साथ एंड वीडियो को अंत तक देखिए। वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है कि नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन में क्लिक करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मेरे आने वाले नॉलेजेबल वीडियो आप देख सके। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपातकाल का प्रावधान है। राष्ट्रीय आपातकाल उस स्थिति में लगाया जाता है जब पूरे देश को या इसके किसी भाग की सुरक्षा को युद्ध या बाहरी आक्रमण या सशक्त विद्रोह के कारण खतरा पैदा हो जाता है। भारत में पहला राष्ट्रीय आपातकाल इंदिरा गांधी की सरकार ने 25 जून 1975 को घोषित किया था और ये 21 महीनों तक चला था। 25 जून 2020 को देश इस राष्ट्रीय आपातकाल की 45 वर्षगांठ से गुजरा। चलिए इस वीडियो में जानते हैं कि किन परिस्थितियों में ये आपातकाल लगाया गया था। इंदिरा गांधी द्वारा 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण करने से भारत के बैंकों पर अमीर घरानों का कब्जा खत्म होने और प्रीवी पर्स यानी राज परिवारों को मिलने वाले भत्ते खत्म करने जैसे फैसलों से इंदिरा की इमेज गरीबों के मसीहा के रूप में बन गई थी। अपने सलाहकार और हिंदी के प्रसिद्ध कवि श्रीकांत वर्मा द्वारा दिए गए गरीबी हटाओ के नारे ने देश में इंदिरा की छवि गरीबों के मसीहा के रूप में पक्का किया था। अब लोगों को लग रहा था कि सिर्फ इंदिरा ही गरीबों के लिए लड़ रही है। यही कारण है कि जब मार्च 1971 में देश में आम चुनाव हुए तो कांग्रेस पार्टी को जबरदस्त जीत मिली थी। कुल 518 सीटों में से कांग्रेस को 2/3 से भी ज्यादा यानी 352 सीटें हासिल हुई थी। इस चुनाव में इंदिरा गांधी भी उत्तर प्रदेश की रायबरेली लोकसभा सीट से 1 लाख से भी ज्यादा वोटों से चुनी गई थी। उन्होंने अपने प्रतिद्वंदी और संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के प्रत्याशी राजनारायण को हराया था। हमें ये याद रखना होगा कि राजनारायण उत्तर प्रदेश के वाराणसी के प्रखर समाजवादी नेता थे। उनके इंदिरा गांधी से कई मसलों पर नीतिगत मतभेद थे, इसलिए वे कई बार उनके खिलाफ रायबरेली से चुनाव लड़े और हारते रहे। वर्ष 1971 में भी उन्हें हार का मुंह देखना पड़ा था, लेकिन उन्होंने इंदिरा गांधी की इस जीत को इलाहाबाद हाई कोर्ट में चुनौती दी और यहीं से शुरू होता है देश में राजनीतिक उथल पुथल का दौर। राजनारायण के कोर्ट में प्रसिद्ध वकील शांति भूषण थे। हाई कोर्ट में दायर अपनी याचिका में राजनारायण ने इंदिरा गांधी पर सरकारी मशीनरी और संसाधनों के दुरुपयोग और भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था। ये मामला राजनारायण बनाम उत्तर प्रदेश नाम से जाना जाता है। वकील शांति भूषण ने सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग सिद्ध करने के लिए एक उदाहरण दिया कि प्रधानमंत्री के सचिव यशपाल कपूर ने राष्ट्रपति द्वारा उनका इस्तीफा मंजूर होने से पहले ही इंदिरा गांधी के लिए काम करना शुरू कर दिया था, जो कि सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग का पुख्ता सबूत था। उस समय इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज जगमोहन लाल सिन्हा ने अपने फैसले में माना कि इंदिरा गांधी ने सरकारी मशीनरी और संसाधनों का दुरुपयोग किया, इसलिए जन प्रतिनिधित्व कानून के अनुसार उनका सांसद चुना जाना अवैध है। अदालत ने साथ ही अगले 6 साल तक उनके कोई भी चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी। ऐसी स्थिति में इंदिरा गांधी के पास राज्यसभा में जाने का रास्ता भी नहीं बचा था। अब उनके पास प्रधानमंत्री पद छोड़ने के सिवा कोई दूसरा रास्ता नहीं था। हालांकि अदालत ने कांग्रेस पार्टी को थोड़ी राहत देते हुए नई व्यवस्था यानी नया प्रधानमंत्री बनाने के लिए 3 हफ्तों का वक्त दे दिया था। हमें ये पता होना चाहिए कि उस समय देश में इंडिया इज इंदिरा और इंदिरा इज इंडिया का माहौल था। ऐसे माहौल में इंदिरा के होते हुए किसी और को प्रधानमंत्री कैसे बनाया जा सकता था। साथ ही इंदिरा अपनी पूरी पार्टी में किसी पर भी विश्वास नहीं करती थी। इस संकट के समय कांग्रेस के तत्कालीन अध्यक्ष D.K. बरुआ ने इंदिरा गांधी को सुझाव दिया कि अंतिम फैसला आने तक वे कांग्रेस अध्यक्ष बन जाएं और उन्हें प्रधानमंत्री का पद सौंप दे।
पत्रकार इंदर मल्होत्रा के अनुसार जब प्रधानमंत्री आवास पर ये चर्चा चल रही थी, उसी समय वहां संजय गांधी आ गए। उन्होंने अपनी मां को कमरे से बाहर ले जाकर सलाह दी कि वे इस्तीफा ना दे। उन्होंने इंदिरा गांधी को समझाया कि यदि उन्होंने प्रधानमंत्री का पद किसी और को दिया तो फिर वह व्यक्ति इस पद को नहीं छोड़ेगा और आपके द्वारा पार्टी में बनाई गई पकड़ खत्म हो जाएगी। इंदिरा गांधी अपने बेटे की बातों से सहमत हो गई और उन्होंने तय किया कि वे इस्तीफा देने के बजाय 3 हफ्तों की मिली मोहलत का फायदा उठाते हुए इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगी। इस केस की सुनवाई जज जस्टिस VR कृष्णा अय्यर ने की थी। जज ने अपने फैसले में कहा कि वे इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर पूरी तरह से रोक नहीं लगाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बने रहने की अनुमति तो दे दी, लेकिन कहा कि वे अपने अंतिम फैसला आने तक सांसद के रूप में मतदान नहीं कर सकती। कोर्ट की उठापटक के बीच बिहार गुजरात में कांग्रेस के खिलाफ छात्रों का आंदोलन भी उग्र हो रहा था। बिहार में इस आंदोलन को हवा दे रहे थे जयप्रकाश नारायण। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अगले दिन यानी 25 जून को दिल्ली के रामलीला मैदान में जयप्रकाश नारायण की रैली थी। जयप्रकाश ने इंदिरा गांधी के ऊपर देश में लोकतंत्र का गला घोटने का आरोप लगाया और रामधारी सिंह दिनकर की एक कविता के अंश सिंहासन खाली करो कि जनता आती है का नारा बुलंद किया था। जयप्रकाश ने विद्यार्थियों, सैनिकों और पुलिस वालों से अपील की कि वे लोग इस दमनकारी निरंकुश सरकार के आदेशों को न माने, क्योंकि कोर्ट ने इंदिरा को प्रधानमंत्री पद से हटने को बोल दिया है। बस इसी रैली के आधार पर इंदिरा ने आपातकाल लगाने का फैसला किया। इसके अलावा इंदिरा के खिलाफ पूरे देश में जन आक्रोश बढ़ रहा था। इसमें छात्र और पूरे विपक्ष एकजुट हो गए थे। कोर्ट के आदेश ने इंदिरा की हालात को बहुत बुरा बना दिया था, क्योंकि इंदिरा अब संसद में वोट नहीं डाल सकती थी और उनको पार्टी के किसी भी नेता पर भरोसा नहीं था। इसके अलावा इंदिरा को लगा कि जयप्रकाश के आह्वान पर सेना तख्ता पलट कर सकती है। इन हालातों में इंदिरा को आपातकाल लगाने का सबसे बड़ा बहाना जयप्रकाश द्वारा बुलाया गया असहयोग आंदोलन था। इसी आधार पर इंदिरा ने 26 जून 1975 की सुबह राष्ट्र के नाम अपने संदेश में इंदिरा गांधी ने कहा कि जिस तरह का माहौल जिसमें सेना, पुलिस और अधिकारियों को भड़काना शामिल था, वो देश में एक व्यक्ति यानी जयप्रकाश नारायण के द्वारा बनाया गया है। उसमें ये जरूरी हो गया है कि देश में आपातकाल यानी नेशनल इमरजेंसी लगाया जाए ताकि देश की एकता और अखंडता की रक्षा की जा सके। इस तरह से देश में पहला राष्ट्रीय आपातकाल 25 जून 1975 में लागू किया गया था, जो कि 21 महीने यानी 21 मार्च 1977 तक चला था। उस समय देश के राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद थे। इस तरह से इंदिरा गांधी द्वारा देश में लगाया गया आपातकाल भारत के राजनीतिक इतिहास में एक अपार घटना बन गया है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि अब आप समझ गए होंगे कि आखिर ये देश में आपातकाल कब और क्यों लगाया गया था। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो एक लाइक बताएं, साथ ही शेयर, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन में क्लिक करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में अब तक के लिए इतना ही। अपने नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।